नमस्कार, जय हिंद। मैं हरीश टांगी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और मेरे साथ आप पढ़ने वाले हिंदी, और हिंदी का आज हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वर्णमाला। चलिए, यहाँ पर हम बात करेंगे वर्णमाला की। देखिए, जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे या जो भी मैं यहाँ पर लिखूंगा, ये सभी आपको एक पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा, जिसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखने से ज़्यादा समझने पे फोकस करना है, क्योंकि देखिए हिंदी क्या होती है, यहाँ पर या तो रटी जा सकती है, और रटने से बेटर अगर इसको एक लॉन्ग टाइम के लिए याद रखना है तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको आपको समझना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं वर्णमाला की। देखिए, वर्णमाला में यहाँ पर आपको दो शब्द दिखाई दे रहे होंगे। वर्णमाला हमारी दो शब्दों से मिलकर के बनी है। दो शब्द हमारे कौन कौन से हो गए इसमें? एक हो गया हमारा वर्ण धन, दूसरा हो गया माला। तो वर्णमाला हमारी कितने शब्दों से मिलकर के बनी होती है? दो शब्दों से। इस वर्णमाला, इस पूरे टॉपिक में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो पूरा का पूरा जो गेम डिपेंड करता है ना, वो इस एक वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? वर्ण के ऊपर। तो अभी हम यही समझने वाले हैं कि जो वर्ण होता है क्या होता है, या हमने किसको वर्ण कहा, ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो ध्यान से समझना। यहाँ पर अगर हम बात करें वर्ण की उत्पत्ति की, या इसकी बेस की, या इसकी आधारशिला की, तो देखिए वर्ण की जो उत्पत्ति होती है ना, वो कहाँ से होती है? हमारी ध्वनि से। कहाँ से होती है? ध्वनि से। ध्वनि के दो रूप होते हैं, यानी कि एक तो साउंड को या तो आप क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं। जो भी साउंड होता है ना, उसको या तो आप बोल सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। तो ध्वनि के दो रूप होते हैं। एक ध्वनि का होता है मौखिक रूप। एक ध्वनि का कौन सा रूप होता है? मौखिक रूप। और एक होता है ध्वनि का कौन सा रूप? लिखित रूप। कौन सा रूप हो जाता है? लिखित रूप। देखिए कैसे होता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं ध्वनि की, तो जो भी ध्वनि हमारे मुख से बाहर निकलती है, जैसे अ, क, च, प, ये सभी जो आपको सुनाई दे रही है और जिसको मैं बोल रहा हूं, ये ध्वनि का कौन सा रूप है? हमारा मौखिक रूप है। और इस ध्वनि के मौखिक रूप को हम किस नाम से जानते हैं? इस ध्वनि के मौखिक रूप को हमने क्या नाम दिया? अक्षर। क्या नाम दिया इसको हमने? अक्षर नाम। जैसे यहां पर हमने बोला था अभी अ, क्या बोला मैंने यहां पर? अ, और इस अ को मैंने यहां पर एक आकार दे दिया। क्या दे दिया? एक आकार दे दिया। या जैसे मैंने यहां पर बोला प, तो इस प को मैंने यहां पर क्या कर दिया? एक आकृति दे दी, एक स्ट्रक्चर इसको दे दिया, यानी कि हमने यहां पर इसको लिख दिया। तो इस ध्वनि को जब हमने यहाँ पर एक आकार प्रदान कर दिया, लिख दिया, जिसको आप देख पा रहे हैं, जिसको मैं लिख पा रहा हूं और आप पढ़ पा रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? ध्वनि का लिखित रूप। और इस ध्वनि के लिखित रूप को ही हमने क्या नाम दिया? वर्ण नाम दिया। इसी ध्वनि के लिखित रूप को हमने क्या नाम दिया? वर्ण नाम दिया। तो यहां से आपको समझ आता है कि ये जो वर्ण होता है, वर्ण हमारा क्या होता है? वर्ण होता हमारा ध्वनि का लिखित रूप। क्या हो जाता है? हमारा ध्वनि का लिखित रूप। इसी को हमने क्या नाम दिया? वर्ण नाम। या फिर आसान शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि जैसे हमारी जो हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देखिए, आप सभी को पता है, नहीं भी है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हिंदी भाषा की जो लिपि है, हिंदी भाषा की जो लिपि है, इस हिंदी भाषा को हम किस लिपि में लिखते हैं? इसकी जो लिपि है वो आपकी कौन सी है? देवनागरी। कौन सी लिपि में लिखते हैं इसको हम? देवनागरी लिपि। तो ये जो वर्ण है हमारे, ये इसी भाषा, हमारी जो हिंदी भाषा है, इसके लिपि चिन्ह है। क्या है? लिपि चिन्ह, जिसके माध्यम से हमने साउंड को दर्शाया है यहाँ पर। तो आप ये कह सकते हैं कि जो वर्ण है हमारे क्या है? ध्वनि के लिखित रूप है, या फिर हम ये कह सकते हैं हमारी हिंदी भाषा के क्या है? लिपि चिन्ह। क्या है? ये भाषा के लिपि चिन्ह भी कहते हैं। चलिए, तो यहाँ से आपको समझ आया जो वर्ण है हमारा, इस वर्ण की जो आधारशिला है, जो इसका मेन बेस है, इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है? वो उत्पत्ति होती है इसकी हमारी कहाँ से? ध्वनि से। कहाँ से होती है? ध्वनि से। ध्वनि के कितने रूप है? तो ध्वनि दो रूपों में होती है, या तो हम उसको बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। जब हमने उसको बोलते हैं तो इसका मौखिक रूप हमारा क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। और इसको जब हम लिख देते हैं तो इसी ध्वनि का जो लिखित रूप होता है उसको हम क्या नाम दिया? उसको हमने वर्ण। यानी कि यहाँ से हमें ये समझ आता है कि जो वर्ण होते हैं हमारे ध्वनि के लिखित रूप होते हैं, या भाषा के लिपि चिन्ह भी हम इनको कह सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पर वर्णमाला की। तो वर्णमाला में यहाँ पर आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। परिभाषा में इसकी लिख देता हूँ वर्णमाला की।
क्योंकि बहुत बार एग्जाम में कभी कभी आपके सीधे इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है वर्णमाला की। वर्णमाला किसे कहते हैं, एग्जाम में सीधे आपके क्वेश्चन आ जाता है वर्णमाला हम किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, वर्णों का व्यवस्थित, वर्णों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह, वर्णों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह, इसी को हमने क्या नाम दिया, वर्णमाला। यानी कि वर्णों को जब हम एक सार्थक एक व्यवस्थित क्रम में जमा देते हैं तो वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को ही हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको परिभाषा ध्यान रखनी है, वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पर एग्जाम में आपको वर्णों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह लिखा हुआ नहीं मिले तो ध्यान रखना, यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख लेना कि वर्णमाला, यहाँ पर वर्णों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह, वर्ण को हमने क्या कहा, लिपि चिन्ह कहा, तो ये लिपि चिन्हों का, इसका लिपि चिन्हों का, लिपि चिन्हों का क्रमबद्ध समूह भी यहाँ पर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ऑप्शन में यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो वर्णमाला हमने किसको कहा, वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह, इसी को हमने क्या कहा, वर्णमाला कहा। या फिर एक और आप यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, लिपि चिन्हों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह, इसी को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि ये हमारी जो हिंदी है, इस हिंदी में हमारे कुल कितने वर्ण हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हिंदी में हमारे टोटल कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अगला पॉइंट बना करके, या इसी में वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग, ये आपका कहां पर है, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग दोस्तों आपका कहां पर है, नई दिल्ली में है। और ये आपका वर्णों के या जो शब्द हैं उनको प्रूव करने का कार्य करता है, उनको पारिभाषित करता है, यानी कि परिभाषित करता है उसको। तो वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा हिंदी में कुल कितने वर्णों का निर्धारण किया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हिंदी में कुल कितने, 52, हिंदी में कुल 52 वर्णों का निर्धारण किया गया। तो यहाँ से आपको ध्यान रहेगा कि हिंदी में हमारे कुल कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण किया गया। ठीक है, ये आपकी हो गई वर्णमाला की परिभाषा। वर्णमाला हमने किसको कहा, वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को हमने क्या कहा, वर्णमाला कहा। और हिंदी में हमारे कुल कितने वर्ण होते हैं, हिंदी में हमारे टोटल 52 वर्ण होते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम इसकी इकाइयों की, या यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हैं, भाषा की इकाइयाँ। चलिए मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पर, भाषा की इकाइयाँ, भाषा की इकाई। देखिए अगर हम भाषा की इकाइयों की बात करें तो सबसे पहले हमारी इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो अभी हमने समझा कि जो भाषा है इसकी शुरुआत होती है किससे, ध्वनि से। किससे होती है, ध्वनि से। ध्वनि के बाद इस हमने देखा कि ध्वनि का जो मौखिक रूप है इसको हमने क्या कहा, तो ध्वनि के मौखिक रूप को हमने क्या नाम दिया था, अक्षर नाम दिया था। क्या नाम दिया था, अक्षर। और इसी ध्वनि के लिखित रूप को हमने क्या कहा, तो इसी ध्वनि के लिखित रूप को हमने क्या कहा, वर्ण कहा। क्या कहा, वर्ण। जब हम वर्ण को एक सार्थक रूप से जमा देते हैं, अभी हम आगे समझेंगे यहाँ पर एक एक करके और पूरे एक व्यवस्थित रूप से इसको लिखेंगे, तो अभी आप सिर्फ समझने पे फोकस करें। ध्वनि और इस ध्वनि के मौखिक रूप को हमने क्या कहा, अक्षर कहा। उसी को जब हमने एक आकार दे दिया यानी कि लिख दिया, तब वह क्या कहलाया, वर्ण कहलाया। वर्ण को जब हम एक सार्थक क्रम में जमा देंगे यानी कि व्यवस्थित, अभी हमने वर्णमाला की परिभाषा देखी है ना कि वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को, तो सारी चीजें यहाँ पर व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध होती है। तो वर्णों को जब हम एक सार्थक या व्यवस्थित क्रम में जमा देते हैं तब किसका निर्माण होता है, तब निर्माण होता है किसका, शब्द। किसका निर्माण होता है, शब्द का। इसके बाद अगर अगली इकाई की बात करें तो इसी शब्द को जब हम वाक्य में रख देते हैं, यानी कि अकेला ना रख करके किस में रख दिया हमने, वाक्य में, तब यह हमारा क्या कहलाता है, इसी कंडीशन में पद कहलाता है। क्या कहलाता है, पद। यानी कि शब्द को जब वाक्य में रख देते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं,
पद कहते हैं। जब समान अर्थ के कारण या वाक्य का जो समान अर्थ होता है उसके कारण जब एक से अधिक पद आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी कि अभी मैं आपको समझाऊंगा, यानी कि उस वाक्य का अर्थ चेंज नहीं होता है उसके साथ और भी पद जुड़ने पर, ऐसी कंडीशंस में जो पद समान अर्थ देते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं। और उस पूरी इकाई को हम क्या नाम देते हैं, उस पूरी इकाई को हम नाम देते हैं पदबंध। तो पद के बाद आपकी भाषा की अगली इकाई आ जाएगी कौन सी, पदबंध। और ऐसे बहुत सारे पदबंध या पद से मिलकर के निर्माण होता है किसका, उपवाक्य का। किसका निर्माण होता है, उपवाक्य का। यहाँ पर वाक्य नहीं, किसका, उपवाक्य का। देखिए उपवाक्य आपका क्या होता है, ये आपका एक अधूरा वाक्य होता है, एक अपूर्ण वाक्य होता है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला पत्र लिखा, तो यहाँ पर आपके मन में डाउट आ रहा है कि जो पत्र है किसने लिखा, यानी कि कहीं ना कहीं वाक्य हमारा अधूरा है। उस अधूरे या अपूर्ण वाक्य को ही हम क्या नाम देते हैं, उपवाक्य नाम देते हैं। इसके बाद में अगर बात करें लास्ट में या अंतिम इकाई की, तो भाषा की जो अंतिम इकाई होती है हमारी, वो कौन सी हो जाती है, वाक्य हो जाती है। कौन सी हो जाती है, वाक्य हो जाती है। तो ये आपकी भाषा की इकाइयां हैं। अब यहाँ से देखिए प्रश्न कैसे बनता है, आपका यहाँ से प्रश्न बनेगा कि जो ध्वनि है, इस ध्वनि के या भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो ये जो ध्वनि है आपकी, ये ध्वनि आपकी क्या हो जाएगी, भाषा की सबसे छोटी इकाई। किसको कहेंगे आप, भाषा की सबसे छोटी इकाई। किसको कहेंगे आप, ध्वनि को। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, ध्वनि हो जाएगी। ध्वनि के मौखिक रूप को हमने क्या नाम दिया, अक्षर नाम दिया। तो ये जो अक्षर होंगे हमारे, अक्षर हमारी भाषा की क्या हो जाएगी, सबसे छोटी और कौन सी इकाई, मौखिक रूप है, तो ये भाषा की सबसे छोटी कौन सी इकाई हो जाएगी, मौखिक इकाई हो जाएगी। कौन सी इकाई हो जाएगी, मौखिक इकाई हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ण की, तो देखिए जो वर्ण होता है ध्वनि का कौन सा रूप होता है, लिखित रूप होता है। तो जो वर्ण है आपकी भाषा की कौन सी इकाई हो जाएगी, ये सबसे छोटी, सबसे छोटी कौन सी इकाई हो जाएगी, लिखित इकाई हो जाएगी। सबसे छोटी लिखित इकाई हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें शब्द की, तो शब्द आपका किससे मिलकर के बना है, वर्णों से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है, वर्णों को जब हमने सार्थक क्रम में जमाया। और जब वर्णों को हम सार्थक क्रम में जमा देते हैं तो वो क्या देते हैं, अर्थ देते हैं। क्या देते हैं, अर्थ देते हैं। तो अर्थ देने के कारण ये जो आपके शब्द होते हैं, ऊपर लिख रहा हूं मैं, नीचे स्पेस नहीं है इसलिए, शब्द आपके हो जाते हैं भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी कौन सी, लिखित। और क्या प्रदान किया इसने, अर्थ प्रदान किया। तो ये भाषा की सबसे छोटी कौन सी इकाई हो जाएगी, लिखित अर्थपूर्ण इकाई। कौन सी इकाई हो जाएगी, लिखित अर्थपूर्ण इकाई। पद तो हमने किसको कहा, शब्द को ही हमने जब वाक्य में रख दिया तब क्या कहलाया, पद। और जब समान अर्थ के कारण दो पद आपस में बंध गए उसको हमने क्या कहा, पदबंध। इसके बाद अगली इकाई कौन सी आ गई, उपवाक्य। जो आपकी भाषा का मुख्य उद्देश्य होता है, मेन उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है, भाषा का मेन उद्देश्य होता है एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करना, एक दूसरे की बातों को कहना, सुनना, समझना, जो कि आपका किस माध्यम से पूरा होता है, वाक्य के माध्यम से। तो जो वाक्य है आपका, ये भाषा की कौन सी इकाई हो जाएगी, भाषा की हो जाएगी आपकी पूर्ण इकाई। भाषा की पूर्ण इकाई आप किसको कहेंगे, वाक्य। किसको कहेंगे, वाक्य। तो ये आपकी हो जाएगी भाषा की इकाइयां। यहाँ से बहुत बार प्रश्न आता है और दो टाइप से यहाँ पर प्रश्न बनता है। या तो आपको डीपली पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो ध्यान रखना यहाँ पर ध्वनि, अक्षर या वर्ण, ये तीनों आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर और ज्यादा डीपली यहाँ पर आपसे पूछे मौखिक इकाई, तो मौखिक इकाई कौन सी हो जाएगी आपकी, अक्षर। लिखित इकाई, तो सबसे छोटी लिखित इकाई आपकी कौन सी हो जाएगी, वर्ण हो जाएगी। इसके बाद में भाषा की एक पूर्ण इकाई या अंतिम इकाई या पूर्ण इकाई हम किसको मानते हैं, वाक्य को मानते हैं, क्योंकि यही क्या करती है, आपकी भाषा का उद्देश्य पूरा कर देती है। इसलिए इसको हम भाषा की पूर्ण इकाई के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हम इन सभी चीजों को एक एक करके और बहुत अच्छे से यहाँ पर लिखेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम भाषा की इकाइयों की। किसके बारे में शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर, अक्षर से। किससे शुरुआत करते हैं, अक्षर से। ठीक है, तो इस अक्षर की परिभाषा यहाँ पर लिखिएगा। अक्षर हमने किसको कहा, ध्वनि का मौखिक रूप।
ध्वनि के मौखिक रूप को ही हमने क्या कहा, अक्षर कहा। तो इसकी आप परिभाषा लिख सकते हैं, ध्वनि के मौखिक रूप को, ध्वनि के मौखिक रूप को, ध्वनि के मौखिक रूप को क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। ध्वनि के मौखिक रूप को क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो अक्षर होता है आपका, अक्षर, इसी को हम ध्वनि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसी को हम, ध्वनि। तो ध्वनि या अक्षर भाषा की क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी कौन सी इकाई होती है, मौखिक इकाई। अक्षर या ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई मानी जाती, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या मानी जाती है, अक्षर। तो ये हो जाएगी आपकी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। इसके बाद अगर अगली इकाई की बात करें तो अगली इकाई हमारी होती है कौन सी, वर्ण होती। कौन सी होती है, वर्ण। तो वर्ण की परिभाषा अब आप सभी लोग आराम से बता सकते हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पर आप बता सकते हैं वर्ण क्या होता है। तो वर्ण हमारा होता है ध्वनि का कौन सा रूप, लिखित रूप। तो ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप क्या कहा जाता है, वर्ण। यहाँ हम ये कह सकते हैं, पर इसको तब थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिखा गया, इसको एक व्यवस्थित और अच्छे से लिखते हैं। ध्वनि के लिखित रूप, ध्वनि के लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। ध्वनि के मौखिक रूप को हमने क्या कहा, अक्षर कहा, और ध्वनि के लिखित रूप को हमने क्या कहा, वर्ण कहा। ठीक है, ये जो वर्ण होते हैं आपके, वर्ण भाषा की कौन सी इकाई हो जाएगी, वर्ण भाषा की सबसे छोटी, सबसे छोटी कौन सी इकाई, मौखिक इकाई। वर्ण भाषा की सबसे छोटी, सॉरी मौखिक नहीं, यहाँ पर लिखित इकाई है, क्योंकि ये ध्वनि का लिखित रूप है ना। तो वर्ण आपकी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी इकाई हो जाएगी, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई मानी जाती है। जैसे अगर हम यहाँ पर इसको उदाहरण के माध्यम से समझें, वर्णों को अगर हम यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझें, तो देखिए जो भी ध्वनि हमने हमारे मुख से निकाली, जैसे अ, और इस अ को हमने लिख दिया तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। क, इस क को हमने लिख दिया तो क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। प, इसको जब हमने लिख दिया तो क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। स, तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, ये सभी हमारे होते हैं वर्ण, ध्वनि का लिखित। तो यहाँ पे आपको समझ आता है कि ध्वनि के लिखित रूप को हमने क्या कहा, वर्ण कहा, और ये हमारी भाषा की कौन सी इकाई हो जाती है, सबसे छोटी लिखित इकाई हो जाती है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भाषा की जो हमारी अगली इकाई आती है वो कौन सी आती है, वर्ण के बाद शब्द आती। वर्ण के बाद भाषा की अगली इकाई आपकी कौन सी आ जाएगी, शब्द आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको शब्द की परिभाषा लिखनी है और इसको फिर हम समझें। देखिए वर्णों के सार्थक मेल से, वर्णों के सार्थक मेल से एक निश्चित, वर्णों के सार्थक मेल से एक निश्चित अर्थ का क्या होता है, प्रतिपादन। आप लिख सकते हैं यहाँ पर वर्णों के सार्थक मेल से एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादन होता है, जिसे शब्द कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। देखिए वर्णों के सार्थक मेल से कैसे होता है, हम यहाँ पर तीन अलग अलग वर्ण लेकर के देखते हैं। हम यहाँ पर तीन अलग अलग वर्ण लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर तीन वर्ण लिए, ल, क, म। अब इन तीनों वर्णों को हम यहाँ पर मिलाते हैं, तो तीनों वर्णों को मिलाएंगे, क्या बनेगा, लकम बनेगा। क्या बनेगा, लकम। अब मुझे ये बताइए, इस लकम का कुछ अर्थ आपको समझ आया, या लकम का कोई अर्थ होता है? तो आप कहेंगे नहीं सर, लकम का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं होता है। जब इसका अर्थ नहीं होता है तो इसको हम शब्द नहीं कह सकते। और इन्हीं तीन वर्णों को जब हम एक व्यवस्थित या सार्थक क्रम में जमा देते हैं तो ये क्या बन सकता है, कलम।
क्या बन सकता है, कलम। और जैसे ही मैंने यहाँ पर कलम लिखा तो यहाँ पर आपको इसका अर्थ भी समझ आया, यानी कि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, लेखनी, यानी कि जिससे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इस पेन की हम यहाँ पर बात करते हैं। या इसी को हम एक और क्रम में जमा सकते हैं, तो ये बनेगा हमारा कमल। क्या बनेगा, कमल। तो यहाँ पर इसका अर्थ भी आपको समझ आता है। ये जो कमल यानी कि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, फूल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, फूल की। एक और उदाहरण के माध्यम से हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे 3 अलग अलग वर्ण फिर लेते हैं, म, क, न। अब इन तीनों वर्णों को हम मिला देते हैं, तो इन तीनों वर्णों को मिलाने पर क्या बनेगा, मकन। क्या बनेगा, मकन। अब इस मकन का कोई अर्थ हुआ, नहीं हुआ, तो क्या ये हमारा शब्द कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। शब्द के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, वर्णों को सार्थक क्रम में जमाना चाहिए। किस क्रम में जमाना चाहिए, सार्थक क्रम में। और दूसरा सबसे मेन यहाँ पर उसका क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। उसका क्या निकलना चाहिए, अर्थ। जब हम सार्थक क्रम में जमाएंगे तो अर्थ अपने आप निकलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, इसी को जब हम इस तरह से सार्थक क्रम में जमा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, नमक, जबकि जिसके बिना आप खाना नहीं खा सकते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसी तरह से जैसे आपके खाने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज किसका होना जरूरी होता है, उसमें नमक का होना जरूरी होता है। इसी तरह से वर्णों का शब्द में वर्णों के सार्थक मेल का होना जरूरी है। तो यहाँ से हमें ये समझ आता है कि जब वर्णों को हम एक सार्थक क्रम में जमा देते हैं तो स्वाभाविक सी बात है वह क्या देता है, एक निश्चित अर्थ हमें देता है, और उसी निश्चित अर्थ को हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। चलिए, अगर इकाई की यहाँ पर बात करें तो जो शब्द होता है आपका, शब्द होता है, ये क्या होता है आपका, भाषा की सबसे छोटी कौन सी इकाई हो जाएगी, यहाँ पर लिख लेना, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी लिखित, और क्या दिया इससे आपको, अर्थ दिया। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित अर्थपूर्ण इकाई, लिखित अर्थपूर्ण इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित अर्थपूर्ण इकाई होती है कौन सी, शब्द। चलिए, तो यहां पर आपका ये क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें अगली इकाई की, तो भाषा की अगली इकाई आपकी शब्द के बाद में कौन सी आती है, पद आती। कौन सी आती है, पद आती है। अब देखिए पद क्या होता है आपका, तो सबसे पहले तो आप इसकी परिभाषा लिखिए, इसकी आप एक परिभाषा लिखिए, इसके बाद इसको हम समझते हैं। पद क्या होता है, शब्द को जब व्याकरण, शब्द को जब व्याकरण सम्मत नियमों के अनुसार, शब्द को जब व्याकरण सम्मत नियमों के अनुसार किसमें प्रयोग करते हैं, वाक्य में। शब्द को जब व्याकरण सम्मत नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त कर लिया जाता है, वाक्य में प्रयुक्त कर लिया जाता है, एक वाक्य में प्रयुक्त कर लिया जाता है तो उसे पद कहते हैं। फिर क्या नाम देते हैं हम उसको, पद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम समझते हैं पद कैसे कहते हैं उसको। जैसे अगर हम यहां पर बात करें राम की, देखिए यहां पर हम एक शब्द लिखते हैं राम, हमने यहां पर एक शब्द लिखा राम। अब इस राम में कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए कौन सा लिंग है, तो आप यहां पर बता सकते हैं कि सर ये अगर मैं यहां पर बात करूं इसके लिंग की, तो आप यहां पर बता सकते हैं कि जो राम है हमारा कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि बताइए जो राम है यहाँ पर कौन सा वचन आपको दिखाई दे रहा है, तो आप आराम से कह सकते हैं कि जो राम है आपका, ये कौन सा वचन है आपका, सिंगल है, यानी कि एक वचन। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ कि बताइए इस राम में आपको कौन सा कारक दिखाई दे रहा है, या आप इसका में कारक का निर्धारण करके बताएं, तो क्या आप इसके कारक का निर्धारण कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अकेला है, इस वजह से आप इसके कारक का निर्धारण नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि राम कार्य कर रहा है या इसके ऊपर कार्य हो रहा है, तो आप यहाँ पर कारक का निर्धारण नहीं, यानी कि कारक को डिसाइड आप यहाँ पर नहीं कर सकते। फिर क्या करना होगा, अब देखिए इसी को हम एक वाक्य में जमा देते हैं। जैसे राम ने
रावण को मारा। हमने यहाँ पर एक वाक्य लिखा, राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए राम आपका कौन सा लिंग है, तो आप इसमें भी कह सकते हैं कि राम आपका कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। या फिर अगर वचन की बात करें तो आप कह सकते हैं कि कौन सा वचन है, एक वचन है। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछता हूँ बताइए कारक कौन सा है, तब आप बता सकते हैं कि जो राम है ये वाक्य में क्या कर रहा है, कार्य को करता हुआ प्रतीत हो रहा है। यानी कि राम के द्वारा वाक्य में कार्य हो रहा है। क्या कार्य हो रहा है, राम यहाँ पर रावण को मारने का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप कारक बता सकते हैं। जो भी पद क्या करता हो, कार्य कर रहा होता है, वह कौन सा कारक होता है, आपका कर्ता कारक होता है। तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर आप बता सकते हैं कि राम आपका कौन सा कारक है, कर्ता कारक। कौन सा कारक है, कर्ता। तो कहने का अर्थ मेरा यहाँ पर यह है कि शब्द जब अकेला होता है ना, तो कहीं ना कहीं पर कुछ पदवियां इसकी इनकम्प्लीट होती है, कुछ चीजें आप इसकी डिसाइड नहीं कर पाते। लेकिन उसी शब्द को जब हम यहाँ पर वाक्य में रख देते हैं तो ये अपने अंदर क्या करता है, बहुत सारी पदवियां ग्रहण कर लेता है, बहुत सारी पोस्ट ग्रहण कर लेता है। और जब कोई पद मिल जाता है किसी भी व्यक्ति को, जैसे मान लो आपकी नौकरी लग गई, आपको एक अच्छा पद मिल गया, तो आपकी वैल्यू अपने आप क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे मान लो आपका नाम क्या है, राम या मोहन मान लेते हैं कि आपका नाम क्या है, मोहन है। अब मान लो आप क्या बन गए, एक सब इंस्पेक्टर, यानी कि आप एसआई बन गए। तो फिर लोग आपको क्या बोलेंगे, अरे थानेदार साहब कहाँ जा रहे हो, ऐसा बोलेंगे ना आपको। तो आपकी वैल्यू बढ़ गई। इसी तरह से इस शब्द को जब हमने वाक्य में लिया या वाक्य में प्रयोग किया तो इसने बहुत सारी पदवियां ग्रहण की, और बहुत सारी पदवियां ग्रहण करने के कारण इसकी वैल्यू बढ़ गई, और उसी को हमने क्या नाम दे दिया, पद नाम दे। तो शब्द और पद आपका अलग अलग नहीं है, इतना सा डिफरेंस है कि जब शब्द अकेला रहेगा तब क्या कहलाएगा, आपका शब्द जब अकेला रहेगा तो शब्द ही कहलाएगा, और जब वाक्य में प्रयोग होने लग जाएगा तब क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। चलिए, क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद अगली इकाई की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो पद के बाद में आपकी अगली कौन सी इकाई आती है, पद के बाद में आपकी अगली इकाई आती है कौन सी, पदबंध। यहाँ पर हम किसकी बात करने वाले हैं, पदबंध की बात करने वाले हैं, जिसकी परिभाषा लिखना है एक बार आप सभी को। पदबंध हम किसको कहते हैं, एक ऐसी संरचना, एक ऐसी संरचना, ठीक है, एक ऐसी संरचना, या ब्रैकेट में आप यहां पर लिख सकते हैं इकाई, एक ऐसी संरचना या इकाई जो पदों से, जो किससे बंधी हुई हो, पदों से, जो पदों से, एक मिनट लिखने में थोड़ा गलत हो गया, सही करते हैं इसको, जो पदों से बंधी हुई हो, वह संरचना आपकी क्या कहलाएगी, पदबंध। क्या कहलाती है, पदबंध कहलाती। उस संरचना को हम क्या नाम देते हैं, पदबंध। तो वह कहलाती हमारी पदबंध। देखिए उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर, हनुमान ने, देखिए आसान एक सिंपल सा उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। हनुमान ने लंका में आग लगाई। एक वाक्य हमने यहाँ पर लिखा, हनुमान ने लंका में आग लगाई। अब आप सभी जानते हैं ना कि जैसे हनुमान हो गया, लंका हो गई, आग हो गई, ये सभी क्या है, वाक्य में पद है। ये सभी शब्द वाक्य में क्या है, पद है। इस वाक्य का आपको अर्थ क्या समझ आ रहा है कि भैया हनुमान जी है, लंका में गए और कोई कांड करके आ गए। क्या कांड करके आ गए, आग लगा करके आ गए। अब इसी के आगे मैं यहाँ पर एक बार इसको रब कर रहा हूं, मैं बाद में लिखेंगे इसको। इसी के आगे अगर मैं एक और पद जोड़ देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर एक और पद जोड़ दिया, कौन सा, पवन पुत्र। कौन सा पद जोड़ दिया यहाँ पर, पवन पुत्र। तो अब आप मुझे बताइए कि जो आपका हनुमान के आगे पवन पुत्र जुड़ने से क्या वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन हुआ या वाक्य के अर्थ पर कोई प्रभाव पड़ा? तो आप कहेंगे नहीं सर, अब भी वाक्य का अर्थ वही निकल रहा है कि पवन पुत्र हनुमान ने लंका में आग लगाई। तो ऐसी कंडीशंस में इन दोनों पदों ने आपका समान अर्थ दिया। इसी कारण ये जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना बनेगी आपकी, इस पूरी संरचना को हम किस नाम से जानेंगे, पदबंध के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, पदबंध के नाम से जानेंगे। एक और उदाहरण के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर समझाता हूं। कृष्ण ने माखन खाया। एक और हमने यहाँ पर वाक्य लिया, कृष्ण ने माखन खाया। तो आप सभी जानते हैं ये सभी इस शब्द में, इस वाक्य में जो जितने भी शब्द का प्रयोग हुआ है, ये सभी शब्द हमारे क्या कहलाए, पद कहलाए। अब देखिए
यहाँ पर इस वाक्य का अर्थ आपको क्या समझ आया? यहाँ पर इस वाक्य का आपको अर्थ समझ आया कि भगवान कृष्ण ने क्या कर दिया, माखन खाया, उन्होंने क्या खाया, माखन खाया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो देखिए इसके आगे में एक और पद जोड़ देता हूं। एक और पद मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, देवकी नंदन। क्या जोड़ दिया मैंने यहाँ पर, देवकी नंदन। अब आप मुझे बताएं कि इस पद के जुड़ने से इस वाक्य के अर्थ में कहीं भी कोई भी प्रभाव पड़ा, इसके वाक्य का अर्थ चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो हमें यहां से यह समझ आता है कि ये जो कृष्ण है, इस कृष्ण के आगे देवकी नंदन जुड़ा, तब भी कोई अर्थ चेंज नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशंस में ये दोनों पद आपस में बन जाएंगे और ये जो संरचना होगी आपकी, ये आपकी क्या कहलाएगी, पदबंध कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पदबंध कहलाएगी। क्लियर? तो यहां पर आपको समझ आया होगा कि पदबंध हमने किसको कहा, पदबंध हमने कहा जब वाक्य में एक से अधिक पद समान अर्थ के कारण आपस में जुड़ जाते हैं तो उस पूरी संरचना को हम क्या नाम देते हैं, पदबंध नाम। चलिए नेक्स्ट, अगर इसके बाद बात करें हम अगली इकाई की, तो अगली इकाई पदबंध के बाद में कौन सी आ जाती है, अगली इकाई आ जाती है आपकी कौन सी, उपवाक्य। कौन सी इकाई आ जाती है आपकी, उपवाक्य आ जाती है। तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उपवाक्य के बारे में। तो इसकी परिभाषा लिखिए, अपूर्ण वाक्य। आप क्या कह सकते हैं इसको, आसान भाषा में अपूर्ण वाक्य। ठीक है, अपूर्ण वाक्य यानी कि एक अपूर्ण वाक्य यानी कि एक मिनट, इसको एक बार रब करते हैं फिर लिखते हैं। ऐसा वाक्य, ऐसा वाक्य जिससे मन की जिज्ञासा, जिससे मन की जिज्ञासा शांत ना हो, जिससे मन की जिज्ञासा शांत ना हो, ऐसा वाक्य हमारा क्या कहलाता है, अपूर्ण वाक्य कहलाता है। और उसी वाक्य को हम किस नाम से जानते हैं, उपवाक्य के नाम से जानते हैं। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा, पत्र लिखा, या कुछ वाक्य हम यहां पर लिखते हैं, पत्र लिखा, भोजन किया, भोजन किया, या फिर ये कह सकते हैं बाजार गया। देखिए इन सभी वाक्यों को देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे हमने यहां पर एक और वाक्य लिखा, बाजार गया। तो ये जो जितने भी आपके वाक्य लिखे हुए हैं, ये सभी वाक्य आपको अधूरे लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि यहां पर आपके मन में डाउट आ रहा है कि जो पत्र है किसने लिखा, यानी कि वाक्य कैसा है, इनकम्प्लीट है। भोजन किया, तो यहाँ पर आपके मन में डाउट आया कि जो भोजन है किसने किया, यानी कि वाक्य कैसा है, अपूर्ण वाक्य है। बाजार गया, तो यहाँ पर आपके मन में डाउट, कौन बाजार गया। कहने का अर्थ जब वाक्य कैसा रहता है, अधूरा रहता है, यानी कि जिसको बोलने, सुनने, लिखने, पढ़ने के बाद भी हमारे मन की जिज्ञासा शांत ना हो, उसमें और भी पदों को जानने की जिज्ञासा मन में उत्पन्न हो, ऐसे वाक्य को हम उपवाक्य कहते हैं। आसान शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि जो अपूर्ण या अधूरा वाक्य होता है आपका क्या कहलाता है, उपवाक्य कहलाता है। चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर अगली इकाई की, तो भाषा की अगली इकाई आपकी कौन सी आ जाती है, अगली इकाई आपकी आ जाती है कौन सी, वाक्य आ जाती है। कौन सी आ जाती है, वाक्य आ जाती है। देखिए वाक्य आपका क्या होता है, तो इसकी परिभाषा पर आपको ध्यान देना है। परिभाषा बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। किसी विचार को इसको थोड़ा सही से लिख लेना, राइटिंग मेरी यहाँ पर जम नहीं पा रही है प्रॉपरली, लेकिन एक दो दिन में हैबिट में हो जाएगा। किसी विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाला, किसी विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाला शब्द समूह, किसी विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाला शब्द समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, वाक्य कहलाता है।
किसी भी विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाला शब्द समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। यानी कि जिसके माध्यम से एक ऐसा शब्द समूह जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, एक दूसरे की बातों को बहुत सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी मन की जो बातें हैं उनको आप कह सकते हैं। तो वो जो आपका शब्द समूह होता है वही आपका क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। और आप सभी जानते हैं इसके बारे में, तो इसका उदाहरण आप सभी को समझ भी आ जाएगा। जैसे राम बाजार गया है, राम बाजार गया है, या मोहन के पिताजी उसके स्कूल गए। तो ये पूरा जो शब्द समूह आपका यही क्या कहलाएगा? आपका वाक्य के। तो चलिए, इस क्लास में हमने बात की वाक्य के बारे में। तो वाक्य नहीं, भाषा की इकाइयों के बारे में, वर्णमाला के बारे में हमने यहाँ पर बात की। एक बार मैं आपको पूरा रिपीट करा देता हूँ। वर्णमाला हमने किसको कहा? वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को, उसी को हमने क्या कहा? वर्णमाला कहा। और अभी हमने देखा कि वैज्ञानिक हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग जो कि आपका नई दिल्ली में है, 1961 में इसकी स्थापना की गई थी डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में। ध्यान रखना, किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर दौलत सिंह यानी कि DS कोठारी की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी, जो स्पेशली आपकी जो हिंदी होती है इसमें शब्द को परिभाषित करता है। उसके द्वारा हिंदी में कुल कितने वर्णों का निर्धारण किया गया है? 52 यानी कि 52 वर्णों का निर्धारण किया गया। फिर हमने यहाँ पर बात की वर्ण के बारे में। तो वर्ण आपका कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण आपके या वर्ण की उत्पत्ति किससे हुई है? तो वर्ण की उत्पत्ति होती है आपकी ध्वनि से। किसकी? ध्वनि से। ध्वनि के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। जब हम उसको बोलते हैं वह कहलाता है उसका मौखिक रूप, और उसी के मौखिक रूप को हमने क्या कहा? अक्षर कहा। जब हम उसको एक आकार प्रदान कर देते हैं, जो भी हम बोल देते हैं उसको अगर हम लिख देते हैं तो वह होता है ध्वनि का लिखित रूप, और उसी को हमने क्या कहा? वर्ण। यानी कि हमारी भाषा के लिपि चिन्ह ही क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। क्लियर? इसके बाद में अगर हम बात करें शब्द की, भाषा की इकाइयों में हमने बात की कि सबसे छोटी इकाई आपकी कौन सी हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। इसका मौखिक रूप क्या है? अक्षर। तो सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या हो जाएगी? अक्षर हो जाएगी। इसका लिखित रूप क्या है? वर्ण। तो सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या हो जाएगी? वर्ण। वर्णों को जब हम सार्थक क्रम में जमा देंगे तब किसका निर्माण होगा? शब्द का। और शब्द आपको क्या देगा? अर्थ देगा। तो सबसे छोटी लिखित अर्थपूर्ण इकाई आपकी क्या हो जाएगी? शब्द हो जाएगी। फिर उसी शब्द को जब हम वाक्य में रख लेंगे तो ये सभी आपके शब्द के ये सभी क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पद। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया कि वो क्या करता है? अपने अंदर बहुत सारी पदवियां धारण कर लेता है, इस वजह से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और वह कहलाता है पद। वाक्य में जब एक से अधिक पद समान अर्थ देते हैं, यानी कि जिनके जुड़ने के बाद भी वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशंस में वो पद आपस में क्या हो जाते हैं? बंध जाते हैं, और वो पूरी जो संरचना होती है हमारी क्या कहलाती है? पदबंध कहलाती है। क्या कहलाती है? पदबंध कहलाती है। पदबंध के बाद भाषा की अगली इकाई कौन सी होती है? उपवाक्य होती है। और भाषा की जो एक पूर्ण इकाई या अंतिम इकाई मानी जाती है वो क्या मानी जाती है? वाक्य मानी जाती है, जिसके माध्यम से जो हम बातें कर रहे हैं, हमारे मन की बातें कर रहे हैं, मैं आपको समझा पा रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं, यही हमारे क्या कहलाते हैं? वाक्य कहलाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वर्णों के प्रकार के बारे में, कि जो आपके वर्ण होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, वहां पर हम इसको आपको डिटेल में समझते हैं। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।